Hello everyone, I am Dr. Sunita Chapula Shukla, the founder director of Mumbai Allergy Center. This week is the World Allergy Week. मतलब कि सारे विश्व भर में ये हफ्ते वर्ल्ड एलर्जी वीक के बारे में हम पेशेंट्स को और आम जनता को कुछ जानकारी देते हैं। और इस साल का जो थीम है वो है हाउ आर क्लाइमेट चेंज वर्सन्स एलर्जीज। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट या हमारा जो वातावरण है कितनी तेज़ी से बदल रहा है। अगर ये आपको समझ में आएगा कि फरवरी में फॉर एग्जांपल मुंबई को एक वर्ल्ड में सेकंड पॉल्यूटेड सिटी का दर्जा दिया गया था। दूसरी चीज़ आप देखेंगे बहुत ही अचानक से बारिश हो रही है। मुंबई में दिसंबर, जनवरी, मार्च ये मौसम में भी बारिश हो रही थी और अब ये जून मिड चल रहा है और अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि क्लाइमेट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। आप देखेंगे कि गर्मी बहुत बढ़ गई है। ये सब का कारण है ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन। हम सब जानते हैं कि आज के दिन पॉल्यूशन हमारी लाइफ को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। तो पॉल्यूशन के कई प्रकार होते हैं। हम सब जब पॉल्यूशन वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है पॉल्यूशन मतलब बाहर का पॉल्यूशन, बट पॉल्यूशन में दो टाइप होते हैं। एक होता है इंडोर पॉल्यूशन और एक होता है आउटडोर पॉल्यूशन। आज हम ये दोनों के बारे में बात करेंगे और कैसे ये हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। आउटडोर पॉल्यूशन में बहुत सारी गैसेस आती हैं जो खास करके जो हमारी गाड़ियों के धुएं से निकलती है, जिसको हम डीजल एग्जॉस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं। और बहुत सारे जो वातावरण में फिर गैसेस है जो इंडस्ट्रियल यूज से बन रही है या कंस्ट्रक्शन साइट की जो धूल मिट्टी है, ये सब चीज़ों से एक कॉम्बो तैयार होता है जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। इसके कई साइजेस होते हैं जैसे 2.5, 5 और 10 माइक्रॉन्स। तो ये जो पार्टिकुलर मैटर है हमारे नाक और हमारे फेफड़ों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। भारत के हर शहर में बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड अगर आप देखेंगे तो आपको हमेशा वातावरण में वो धूल मिट्टी के कण दिखते हैं। आई थिंक से वो कोविड का ही एक ऐसा टाइम था जब पूरा आकाश एकदम साफ दिख रहा था और बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं था। इंडोर पॉल्यूशन यानी घर, ऑफिस या कोई भी कन्फाइंड स्पेस जो होती है उसका पॉल्यूशन। कई बार लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे घर में भी पॉल्यूशन हो सकता है, बट हम 8 से 10 घंटे कम से कम घर में बिताते हैं जो जब वो सोने का टाइम है। तो ये टाइम में अगर हमारे घर का वातावरण क्लीन नहीं है तो हम इंडोर पॉल्यूशन से भी अफेक्टेड होते हैं। इसमें सबसे पहला कारण आता है स्मोकिंग। अगर आपके घर में कोई भी धूम्रपान कर रहा है तो सिर्फ वो पर्सन वो टोबैको स्मोक से इफेक्ट नहीं होता बल्कि घर के सारे परिवार उससे इफेक्ट होते हैं और इसको हम लोग पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। ये जो टोबैको स्मोक है जो वल्नरेबल ग्रुप है, बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट फीमेल्स, ये सब के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सो जब हम ये वल्नरेबल ग्रुप की बात करते हैं, आजकल एक नया ट्रेंड है बेबी शावर का कि पता है कि घर में एक बच्चा आने वाला है तो आप नए रूम की पेंटिंग करा रहे हैं, नया फर्नीचर ला रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पर इन सब में भी बहुत सारे वीओसीज होते हैं जो ये एक नवजात शिशु के लिए बहुत हानिकारक है। तो जो हमारी पहले की भारतीय संस्कृति थी आप कि आप पहले वाले बच्चे बड़े बच्चों की ही चीज़ें यूज़ करी थी, वो एक्चुअली आई थिंक ज़्यादा अच्छी थी। तो जितना हो सके आप अपने घर वालों को ये सब केमिकल से बचाइए। जब एक प्रेग्नेंट फीमेल पॉल्यूशन को एक्सपोज्ड होती है तो जो गर्भ में पल रहा जो शिशु है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं और इसको एपिजेनेटिक चेंजेस कहते हैं। एक स्टडी में ये पाया गया था कि जितना हमारा पॉल्यूशन रहेगा एटलीस्ट 227 पार्टिकल्स अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए वो नवजात शिशु में ट्रांसफर होते हैं और वहीं पे जब वो वूम में है वहीं पे एक इन्फ्लेमेशन बच्चे के शरीर में शुरू हो जाता है। ये इसके वजह से कई बार आप देखेंगे कि प्रीटर्म प्रेगनेंसी, प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है। जब बच्चा हो रहा है तो उसको पैदा होते ही रैशेस शुरू हो जाते हैं और जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके नाक की एलर्जी, लंग्स की हाइपर रिएक्टिविटी या जिसको दमा भी बोल सकते हैं और आगे जाके स्किन के रैशेस, ये सब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और स्पेशली अगर पेरेंट्स को भी एलर्जीज है तो ये 25 to 50% बढ़ जाता है और इस चीज को हम लोग एलर्जिक मार्च बोलते हैं। एक प्रेग्नेंट फीमेल कुछ ऐसा कर सकती है जिससे बच्चे में एलर्जी होने के चांसेस कम है। यस, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो एक अच्छी लाइफस्टाइल हम अपनाएं तो ये चीज हो सकती है।
हमारी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे में एलर्जी होने के चांसेस कम रहे। मुंबई एलर्जी सेंटर में हम गर्भवती महिलाओं के लिए ऐसे कैंप चलाते हैं जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि क्या खाने पीने से या और क्या परहेज करने से शिशु में ऐसे एलर्जीज होने के चांसेस कम हो सकते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप रोड साइड रहते हैं, बहुत ट्रैफिक पॉल्यूशन आ रहा है, तो आप अपने घर में अच्छे पेड़ पौधे लगाइए। नासा ने एक बहुत अच्छी लिस्ट दी है इंडोर प्लांट्स की जो आपके घर को प्यूरिफाई करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो ये सब जो प्लांटर्स है, अगर जैसे हमने कहा कि अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंटर के पास एक मनी प्लांट रख सकते हैं या रबर प्लांट रख सकते हैं। ये सब बहुत सिंपल पेड़ हैं जिसको मेंटेनेंस नहीं लगता, पर ये आपको बहुत अच्छी साफ और शुद्ध हवा देते हैं। जो रेस्पिरेटरी एलर्जीज है उसमें नाक की एलर्जिक राइनाइटिस या नज़ला या लंग्स की हाइपर रिएक्टिविटी या ब्रोंकाइटिस, दमा, ये सब इंक्लूड होते हैं। और कई बार आप देखेंगे जब अभी जैसे हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, रेन का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इससे भी एलर्जीज में बहुत फर्क पड़ जाता है। एक चीज है पोलन एलर्जी या जो हम पराग कहते हैं। पराग पेड़ों के वो कण होते हैं जिससे पॉलिनेशन होता है या जिससे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब हमारे वातावरण में इतने चेंजेस हो रहे हैं तो ये पोलन्स के ऊपर जो पार्टिकुलर मैटर है पॉल्यूशन का, वो उस पर अटैच हो जाता है और ये हमारे फेफड़ों में एंट्री पाते हैं और वहां पे बहुत सारा डैमेज करते हैं। साइंस ने ये भी प्रूव किया है कि अगर एक पेड़ का जो पोलन है, अगर वो पेड़ शहर में है और वही सेम पेड़ गांव में है जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, तो जो शहर वाला पेड़ है उसके पोलन्स की जो एलर्जिनिसिटी है, मतलब एलर्जीज को वर्स करने की जो क्षमता है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू वो पेड़ जो गांव में है जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो पॉल्यूशन है ये पोलन एलर्जी को और ज्यादा बढ़ाते हैं, उसको सीवियर करते हैं, और शहर के एरिया में फिर ये जो पोलन्स है वो ज्यादा महीनों तक रहते हैं और इसीलिए आपकी एलर्जीज भी बढ़ती है। तो जब ये पोलन्स लंग्स में एंट्री करते हैं, आपको बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि दम लगना, सांस का फूलना, चेस्ट में बहुत टाइट फील होना या खांसी। आप देखेंगे कि आजकल बहुत लोगों को सूखी खांसी रहती है। ये खांसी इन्फेक्शन वाली खांसी नहीं है। अगर ये इन्फेक्शन की खांसी होगी, आप दवाई लेंगे तो ये यूजुअली 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है। पर ये जो एलर्जी वाली खांसी होती है, ये 3, 4, 6 हफ्ते तक ठीक नहीं होती। आप कितनी भी दवाई लीजिए, इसमें फर्क नहीं पड़ता। ये वो टाइम है जब आपको अपनी एलर्जीज चेक करानी चाहिए और उस हिसाब से उसका इलाज करवाना चाहिए। पोलन एलर्जी से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है मास्क लगाना। हम सब ने कोविड में मास्क यूज किया है, हमें पता है वो कैसे यूज करना चाहिए। तो इसके लिए एक सिंपल सर्जिकल मास्क या N95 मास्क भी आपको हेल्प कर सकता है। जब हम ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी की बात करते हैं या फेफड़ों में जो तकलीफ है उसकी बात करते हैं, कई बार डॉक्टर्स आपको इनहेलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। लोगों का ये मिथ है कि ये जो इनहेलर्स है ये स्टीरॉइड्स होते हैं और ये बॉडी को हानिकारक है। ये स्टीरॉइड जरूर होते हैं बट ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक गोली खाई वो मिलीग्राम में होती है, पर ये जो स्टीरॉइड्स है ये 1000 डोज में होते हैं, दैट इज माइक्रोग्राम। इसमें फायदा ये है कि ये जब आप नाक में डालते हैं या आप लंग्स के लिए पंप लेते हैं, ये सिर्फ आपके नाक और फेफड़ों में ही जा रहे हैं, इसलिए इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और कम से कम मात्रा में ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं। यही आप जब ओरल स्टीरॉइड्स लेते हैं गोली के फॉर्म में, वो आपके पेट में जाके डिजोल्व होके ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाती है इंक्लूडिंग ब्रेन, और फिर इसके बहुत अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो गोली के फॉर्म के जो स्टीरॉइड्स हैं आप उसको अवॉइड करिए, बट नाक का जो स्प्रे है या फेफड़ों के जो इनहेलर्स या पंप बोलते हैं उसको आप प्लीज अवॉइड मत करिए। पहले बच्चों में आप देखेंगे 5 साल के कम बच्चों को नेबुलाइजेशन नहीं लगता था। आजकल हर फैमिली में जितने बच्चे हैं, वंस इन अ वाइल सबको नेबुलाइजेशन लगता है। तो जब आप इनहेलर्स लेते हैं, आप जो लंग्स की कैपेसिटी आप उसको बढ़ा रहे हैं, और अगर आप ये नहीं लेंगे तो जो आपके लंग्स है, जो उनकी इलास्टिक रिकॉइल की कैपेसिटी है कि अगर आप भाग रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं तो फेफड़ों के फूलना चाहिए, वो चीज़ नहीं होती है और आपके लंग्स पे परमानेंटली श्रिंक हो जाती है। तो हमको ये चीज़ अवॉइड करने, हमारे लंग्स को श्रिंक नहीं होने देना चाहिए, स्पेशली जब ये छोटे बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि वो बढ़ रहे हैं, उनके लंग्स भी बढ़ने चाहिए, तो ही आगे जाके जब वो एडल्ट होंगे तो उनकी लंग कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। ये चीज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया था कि जो इंडियंस हैं उनकी जो लंग्स कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू अदर अमेरिकन और यूरोपियंस,
वो 35% कम है। आई थिंक ये बहुत ही सोचने वाला पॉइंट है कि हम अपने लंग्स को क्यों अच्छे से डेवलप नहीं होना दे रहे हैं। अगर एक पेड़ को पानी चाहिए, फर्टिलाइजेशन चाहिए, खाद चाहिए, ये सब चीज़ आप देंगे तो वो पेड़ अच्छा उगेगा। वैसे ही आप लंग्स को अच्छी हवा दीजिए, अगर इन्हेलर की ज़रूरत है तो इन्हेलर दीजिए, फिर आपके लंग्स और फेफड़े बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगे। दूसरा कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ इंडोर पॉल्यूशन इज धुआं। ये धुआं हमारे घर में चूल्हे के वजह से भी हो सकता है, या जब हम अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं, या कछुआ चाप जैसे मच्छरों के लिए जलाते हैं, इन सब से भी बहुत धुआं होता है। रिसर्च ने बताया कि एक कछुआ छाप जब आप जलाते हैं तो उसका जो धुआं आता है वो 100 सिगरेट स्मोक करने के बराबर है। तो आप मच्छरों को तो शायद भगा रहे हैं, बट आप अपने उतने ही हानिकारक जो फ्यूम्स है, स्मोक्स है, जिसमें और बहुत सारे बाकी हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो आपके फेफड़ों में जाके फेफड़ों को खराब करते हैं। हम सब अपने घर को चमकाने में बहुत बिलीव करते हैं, और इस चीज़ के लिए हम कितने डिटर्जेंट्स, सॉल्यूशंस, केमिकल्स ये सब यूज़ करते हैं। तो ये सब जो डिटर्जेंट या केमिकल्स हैं, इनके भी फ्यूम्स होते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं। उसको हम कहते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या वीओसीज। तो ये वीओसीज भी हवा में रहते हैं, आपने चाहे कोई भी केमिकल यूज़ किया हो क्लीनिंग के लिए, और ये भी फ्यूम्स आपके लंग फेफड़ों में जाते हैं। हमारे घर और ऑफिसेज में हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी यूज़ करते हैं, जैसे ओवन है, प्रिंटर है। तो जब फॉर एग्जांपल आप कोई प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो, तो वो प्रिंटर से भी वीओसीज निकलते हैं। तो जब इतना सारा पॉल्यूशन हमारे इंडोर में है, तो यही जब हम रात को 8 से 10 घंटा घर में बिता रहे हैं, या कोई बूढ़े हैं या बच्चे हैं जो इससे भी ज़्यादा टाइम घर पे बिता रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनके फेफड़ों में कितना फ्यूम्स या पॉल्यूशन जा रहा होगा। जब वातावरण इतनी तेजी से बदल रहा है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, पॉल्यूशन हो, हीट हो, तो इससे जो जर्म्स हैं उन, या जैसे बैक्टीरियाज है, वायरस है, उनके भी बॉडी स्ट्रक्चर में पूरे चेंजेस होते हैं। इसीलिए हमने देखा कि कोविड में कोरोना वायरस ने कितना तहलका मचा दिया था 2 साल। तो ये सब के वजह से जर्म्स में भी चेंजेस आते हैं, उनकी उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए जब वो इन्फेक्शन हमको होता है तो हमको ज़्यादा एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ का भी हमको ध्यान देना चाहिए। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें बहुत बेसिक चीज़ें करनी है, जो पहले ज़माने में हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सब लोग कहते थे। अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, बाहर का प्लीज़ खाना मत खाइए। आजकल बाहर के खाने से बहुत सारी एलर्जीज़ बढ़ गई हैं। आप चाहेंगे तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जब भी आप बाहर का खाना खाते हैं उसमें आजकल केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए आप देखेंगे स्किन रैशेस, एलर्जीज सब बढ़ती जा रही है। तो इसको अवॉइड करिए। हो सके तो एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स एक ब्रिस्क एक्टिविटी करिए, चाहे आप वॉक पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई ना कोई फॉर्म का एक्सरसाइज करते रहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छे रंग बिरंगी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए। इन सब में वो मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो आपकी बॉडी में फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं। सो ये सब जो भी एलर्जीज अभी बढ़ती हैं, इसको हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं, और बहुत सिंपल तरीके होते हैं, आपको रिजल्ट इमिडिएटली दिख जाते हैं, और उस हिसाब से इसका इलाज किया जा सकता है। पर अगर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो आई थिंक हमें थोड़ा सा अभी एक्टिवली होके इसको बहुत जितना हो सके प्रिवेंट करना चाहिए, ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छा हेल्दी प्लैनेट दे पाए। प्रिवेंशन 3 लेवल पे हम कर सकते हैं, एक है इंडिविजुअल लेवल, एक कम्युनिटी लेवल, और एक पॉलिसी मेकर्स के लेवल पे। एज इंडिविजुअल लेवल हम जितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें, कम से कम आप मिनिमलिस्टिक हो जाइए, कम से कम चीज़ें यूज़ करिए, कम केमिकल्स यूज़ करिए, स्मोकिंग मत करिए। अगर आपको कहीं जाना है तो कारपूल करिए, ताकि आपका ट्रैफिक पॉल्यूशन कम हो जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उस पर हम जितना हो सके बहुत सारी गाइडलाइंस है वो करें, ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स हवा में नहीं रहे। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से भी हम एक इंडिविजुअल होके इसमें अपने क्लाइमेट चेंज में को ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं। कम्युनिटी लेवल पे हम झाड़ लगा रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी लेवल मेकर्स में आते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर एंड पॉलिटिशियंस, वो वहाँ पे अच्छे हमारे डिसीजन मेकिंग करेंगे तो भी पॉल्यूशन कम करने में बहुत फ़ायदा होता है।
तो विद दिस आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी कि कैसे हमारे क्लाइमेट चेंज के वजह से एलर्जीज बढ़ रही हैं और हम इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं कम करने में। अगर आप एलर्जी के किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। वी विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एंड टेक केयर, बेस्ट विशेस, बाय बाय।